जय हिंद दोस्तों। आज लेकर चलते हैं आवर्त सारणी पर। आपको आज ही के टॉपिक में पूरी आवर्त सारणी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे आपको पॉलिटेक्निक का पेपर देना हो, चाहे आपको रेलवे का पेपर देना हो, रेलवे में ग्रुप डी का देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, पूरा आज के ही टॉपिक में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। डॉबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी, बस इतने से ही आपका क्वेश्चन उठाएगा। इससे एक भी बाहर कहीं नहीं जाएगा। पॉलिटेक्निक में आपका 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम। डॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या था कि किस क्रम पे थे, परमाणु भार का आधार था इनका। मतलब ये इन्होंने अपनी जो त्रिक बनाया था परमाणु भार के आधार पर बनाया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, 3 तत्वों का त्रिक लिया था। 3 तत्वों का क्या लिया था, त्रिक लिया था। और उसके पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़ करके उसको क्या किया, उसका औसत किया। औसत किया माने 2 से भाग दिया, तो जो आएगा उसका भाग देने पर वो क्या होगा, बीच वाले तत्व के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में लिथियम और सोडियम पोटेशियम दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 में 7 जोड़ देंगे 46। 46 का औसत निकालेंगे, 2 तत्व है, 46/2 बराबर कितना आ जाएगा, 23। तो इसलिए एक त्रिक इन्होंने बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का, और दूसरा त्रिक बनाया कैल्शियम स्ट्रांसियम बैरियम का, तीसरा त्रिक इन्होंने बनाया आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। ऐसे इन्होंने कुछ ट्रिक बनाए, लेकिन इनकी आवर्त सारणी, इनका त्रिक नियम इसलिए फेल हो गया क्योंकि यह सभी तत्वों पर उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उस पर क्या हुआ, फॉलो नहीं हो सका। केवल कुछ ही तत्वों पर यह चीज क्या हुआ, अप्लाई हुआ, इसलिए इनका यह त्रिक नियम क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद आया कौन, न्यूलैंड आया। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। न्यूलैंड ने कहा कि प्रत्येक तत्व का जो गुण होगा वह अपने 8वें तत्व के सेम गुण से मैच करेगा, अगर हम उसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो पहला तत्व जो होगा उसका जो गुण होगा वही सेम 8वें तत्व के, जो उसके बाद क्रम से 8वां तत्व आएगा उसी वह गुण उसका भी वही होगा। तो इन्होंने कहा कि इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे संगीत हम सुनते हैं, संगीत में जो ध्वनियां होती है सारे गामा पादा नी, और लास्ट में आता है सा सा का रिलेशन हो जाता है फिर पहले से, तो सेम वही उन्होंने एग्जांपल दिया। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम में क्या कहा कि सारे गामा पाधा नी, मतलब कि यहाँ से 1 से शुरू हुआ 7, अब 8वां जो तत्व यहाँ आएगा वह पुनः पहले तत्व से गुण में क्या करने लगे, मैच करने लगेगा। लेकिन बहुत ध्यान से आप सब समझ लीजिए, इनकी जो यह था न्यूलैंड का अष्टक नियम था केवल और केवल लागू हुआ कैल्शियम तक पर। बस कहां तक लागू हुआ, कैल्शियम तक, परमाणु भार 40, परमाणु क्रमांक 20 तक। इसके ऊपर जैसे ही परमाणु क्रमांक हम 21 पर गए, इनका क्या हुआ, अष्टक नियम फेल हो गया। तो उस पर इनका लागू नहीं हो, क्योंकि वहां परिवर्तित संरचना प्रदर्शित करने लगे, तमाम चीजें आने लगी, इनके गुण से नहीं मैच करते थे, वहां पर इनका क्या हुआ, अष्टक नियम फेल हो गया। इन्होंने क्या किया, फेल हो गया इनका नियम। तब आ गए आपके मेंडलीव साहब 1869 ईस्वी में DI मेंडलीफ आया, और उन्होंने कहा कि भैया जो तत्व है उसको हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे और उसके आधार पर हम एक क्या करेंगे, आवर्त सारणी बनाएंगे। तो पूछेगा पेपर में कि तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में कौन थे जो जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, तो कौन रहेंगे, वो मेंडलीफ रहेंगे। मेंडलीफ ने क्या किया, तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया, उस समय किया 63 तत्वों का, और उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, मेंडलीफ की आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के लक्षण थे, क्या थे, लक्षण थे, मूल लक्षण इनकी जो आवर्त सारणी के थे वो मूल लक्षण क्या था। अच्छा, यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के आपके जो मुख्य तथ्य थे, मुख्य तथ्य में क्या था कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया। ये अपनी आवर्त सारणी क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाए, और ये अपनी आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, बहुत ज्यादा पूछेगा, 7 क्षैतिज पंक्तियां ऐसे इन्होंने बनाया, और 8 ऊर्ध्वाधर कालम भी बनाए। कितना बनाए, 8 ऊर्ध्वाधर ऐसे कालम इन्होंने बनाया। और इसके बाद क्या किया, जब इन्होंने तत्वों को क्रमबद्ध से रखना शुरू किया, उस समय जो तत्व खोजे नहीं गए थे उसके लिए इन्होंने कहीं कहीं पर रिक्त स्थान भी छोड़ दिया। क्या किया, इन्होंने रिक्त स्थान को छोड़ दिया। इसके बाद तब इनका आया महत्व, क्या हुआ कि इनकी आवर्त सारणी जो आई थी, इनकी आवर्त सारणी का महत्व इसलिए हुआ क्योंकि उस समय आवर्त सारणी के बारे में कुछ आया नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब जो तत्व ज्ञात
याद करने थे वो क्या हुए, कुछ आसान हो गए। पहला चीज था। दूसरा चीज है नए तत्वों को खोज को प्रेरित करना। मतलब जब इनकी आवर्त आई तो उस समय क्या थी, जो रिक्त स्थान छोड़े गए थे तो लोगों के दिमाग में आता था भैया कि यहाँ पर कौन सा तत्व आना चाहिए। इससे लोगों के अंदर एक एक्साइटेशन थी, एक उत्सुकता थी, जो वैज्ञानिक थे कि यहाँ पर जो इन्होंने महोदय जी ने क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिया है तो वहां पर कौन सा तत्व आएगा। तो नए तत्वों की वो क्या करता था, खोज को भी प्रेरित करता था। दोष में आ जाइए, दोष इनका क्या था कि हाइड्रोजन को इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था। दोष यह आज भी बना हुआ है। दोष इनका सिर्फ यही था कि इन्होंने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि यह चाहे आपका मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हो, चाहे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी आ जाए, चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी आ जाए, जो कि आपका तीनों में भी हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया है। इस चीज को दिमाग बैठा रहिए, नहीं है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं दिया गया, चलिए मोजले का आवर्त सारणी में दिया गया है। किसी के भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया। तीन के तीनों को इसको दिमाग में बैठा रहिएगा। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि परमाणु भार के क्रम में परिवर्तन कर दिया। परमाणु भार के इन्होंने क्या किया, क्रम में क्या किया, परिवर्तन कर दिया। बात समझ गए। तो परिवर्तन इनका यह था कि कोबाल्ट को इन्होंने क्या किया कि निकिल के पहले रख दिया। कोबाल्ट को इन्होंने क्या किया था, निकिल के पहले रख दिया था। इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा। इन्होंने कोबाल्ट को क्या किया था, निकिल के पहले रख दिया था। यह इनका क्या था, दोष था। जबकि परमाणु भार के आधार पर निकिल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रख दिया। यह इनका क्या हो गया, दोष हो गया। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चलते हैं। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। बात समझ गए। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी किनके आधार पर थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। या हम जिसको कह सकते हैं मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि मोजले की आवर्त सारणी क्या थी, तो या फिर कहेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप कहेंगे कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी क्या थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था। तो चलिए अब इसके बारे में चलते हैं। मुख्य तथ्य इनका क्या था, या इनकी आवर्त सारणी की संरचनाएं क्या थी, उसके बारे में चलते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में भी 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, यहाँ भी 7 क्षैतिज पंक्तियां। इसको दिमाग में रखे रहिएगा। दोनों में क्षैतिज पंक्तियां क्या थी, समान थी। लेकिन क्षैतिज पंक्तियों में चौथा, पांचवा, छठवें को दो समूहों में बांट दिया, दो उप वर्गों में बांट दिया, सॉरी दो समूहों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसको समूह ए नाम दिया और समूह बी नाम दिया। इस प्रकार से इनके कुल क्षैतिज पंक्तियों की संख्या हो गई थी कितना, 7 3 10 हो गए थे। कितना हो गए थे, 10 हो गए थे। अगर आपके ऑप्शन में पूछ ले कि क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितना थी, या तो 7 रहेगा तब भी टिक मारोगे, 10 रहेगा तब भी टिक मारोगे, 9 को नहीं टिक मारोगे। 10 मारोगे या 7 रहेगा। अगर 7 और 10 दोनों हैं, अगर ऑप्शन में दिया है कि बोथ, तब तो ठीक है। नहीं ऑप्शन दिया है तो 7 मारोगे। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो 10 मारोगे क्षैतिज पंक्तियों में। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। अब इसके बाद चलते हैं, इन्होंने क्या किया था, वहां पर क्या था कि 8 स्तंभ थे ऊर्ध्वाधर, यहाँ एक ज्यादा बढ़ जाएगा बस। यहाँ पर 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। लेकिन सबसे इस साइड में, मतलब कि दाएं साइड में, इन्होंने क्या किया था कि एक मतलब कि शून्य वर्ग बनाया था। सबसे दाएं साइड में क्या किया था, शून्य वर्ग बनाया था। और उसके बगल जो 8वां वर्ग था, उन दोनों को छोड़ करके, शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़ करके शेष सभी को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया था। बात समझ गए। शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़ करके शेष सभी को 2 वर्गों में, 2 उपवर्गों में विभाजित किया था इन्होंने। और 2 समूहों में विभाजित किया था, 4 5 6 को विभाजित किया था समूह में। ध्यान रखे रहिएगा, पूछ लेगा कि समूह में किन किन समूहों को विभाजित किए थे, 4 5 6 को। और इसके बाद उपवर्ग में किसको किसको विभाजित किए थे, शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर से सभी को कर दिए थे। और कितने स्तंभ थे, 9 थे। और इसके बाद कितने क्षैतिज पंक्तियां थी, 7 थी। अब इसके बाद चलते हैं, इनकी क्या थी, विशेषताएं क्या थी। और एक चीज है कि इनका आवर्त सारणी जो था परमाणु क्रमांक के आधार पर था। विशेषताओं में क्या आ जाएंगे कि इनकी जो आवर्त सारणी थी उसकी विशेषताओं के बारे में चलते, तो वर्ग की विशेषता, वर्ग माने ऊपर से जब नीचे आते हैं। तो दिमाग में रखे रहिएगा, पूछेगा प्रश्न आपसे ऐसे ही कि किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। तो 3 चीजों को रट लीजिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनिक बंध, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। यह तीनों ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं।
ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, घटते हैं, और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ते। जो चीज आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे घटेगा वही दाएं से बाएं क्या होगा, बढ़ेगा। जो दाएं से बाएं घटेगा ऊपर से नीचे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, ये तीन चीज ऊपर से नीचे आने क्या होते हैं, घटते हैं। और धात्विक गुण, परमाणु त्रिज्या का आकार, परमाणु भार, ये सब क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसके बाद आवर्त की विशेषताएं देख लेते हैं। तो किसी आवर्त में हम क्या करेंगे, जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव, यह तीनों क्या होंगे, हमेशा बढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला ऑप्शन विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, अगर हम किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, और दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा। तो सारी बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। तो विकर्ण संबंध के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है। आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्व को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। आवर्त 2 और 3 के कुछ तत्व होते हैं, आपस में विकर्ण के हम क्या करते हैं, समानता को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके इस संबंध को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। ध्यान में रखिए कौन कौन से तत्व है। लिथियम का विकर्ण संबंध बनाता है मैग्नीशियम के साथ, पूछता है बहुत ज्यादा। बेरिलियम आपका विकर्ण संबंध बनाता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरान विकर्ण संबंध बनाता है सिलिकॉन के साथ। इस जानते रहिएगा। तो पूछेगा प्रश्न क्या, कौन कौन से आवर्त है जो विकर्ण संबंध बनाते हैं, दिमाग में तुरंत रहना चाहिए। आवर्त 2 और आवर्त 3। तो आवर्त 2 और आवर्त 3 क्या करते हैं, विकर्ण संबंध बनाते हैं। इसके बाद पूछेगा कि क्या प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं, तो कह देना सिर्फ एक ही लाइन में कि आवर्त 3 के तत्व को प्रारूपिक तत्व कहते हैं। कुछ नहीं, बस पूछेगा प्रारूपिक तत्व क्या है कि या किसे कहते हैं, तो बस टिक दिया रहेगा। आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, ऐसे करके देगा, तुरंत टिक मारना आवर्त 3। इसके बाद पूछेगा सेतु तत्व। सभी आवर्त के तीसरे तत्व को क्या कहते थे, सेतु तत्व कहते थे। आवर्त 3 के तत्वों को क्या कहा जाता था, सेतु तत्व कहा जाता था। दिमाग में रखे रहिएगा। आवर्त 3 के तत्व को क्या कहते थे, सेतु तत्व कहते थे। पहले आवर्त में आपका हाइड्रोजन था, दूसरे में लिथियम, तीसरे में सोडियम। इसके बाद क्या है, सोडियम के साथ इधर आ गया आपका पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इधर आ गया आपका क्या, कॉपर, सिल्वर, औरम। तो ये आपके क्या है, सेतु तत्व कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जो सोडियम है यह एक सेतु का कार्य कर रहा है, ब्रिज का कार्य कर रहा है। अब इसके बाद चलते हैं, और क्या विशेषताएं थी। एसपीडीएफ ब्लॉक की पहचान पूछेगा, कहेगा कि कौन सा तत्व है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। तो भैया सबसे पहला काम आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना किसके नियम से, आप बाउ के नियम से। बोरबरी को उठाकर फेंक दीजिए, इनका ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ किसका है, आप बाउ का है। तो आप बाउ के नियम से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में आएगा तो वह यस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अगर पी उपकोष में आता है, पी ब्लॉक का तत्व डी उपकोष में आता है, डी ब्लॉक का तत्व एफ उपकोष में आता है, एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। बस कुछ नहीं, बस यही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, जिसमें आ जाए यस में आएगा तो यस, पी में आएगा पी, डी में आएगा डी, एफ में आएगा तो एफ ब्लॉक का तत्व रहेगा, बस और कुछ नहीं। संक्रमण तत्व की बात करते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं, और कुछ नहीं, ये क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। इतना दिमाग में रखे रहिएगा। अंतः संक्रमण तत्व की बात करते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और अंतः संक्रमण तत्वों में कौन कौन से आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। बस इतना ही दिमाग में केवल रखे रहेगा, और यह भी रंगीन आयन बनाते हैं। आगे निवारण की बात कर लेते हैं कि इनकी आवर्त सारणी से मतलब क्या क्या निवारण हुआ, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या क्या निवारण मिला। तो परमाणु भार का जो दोष था वह दूर हो गया। मतलब जब इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर रख दिया, आवर्त सारणी बना दिया, तो परमाणु भार के आधार पर जो कमियां आ रही थी वो कमियां क्या हो गई, स्वतः ही दूर हो गई, स्वतः ही खत्म हो गई। यह इनका एक क्या था, अच्छा पॉइंट था। दूसरा, अक्रिय गैसों का स्थान इन्होंने क्या किया, इनर्ट जो गैसें थी, जो निष्क्रिय गैस थी, जो अक्रिय गैस थी, उसको लिए इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में स्थान दिया। अब यह नहीं था उनके पास कमी थी, क्योंकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में इसकी खोज नहीं हुई थी, यहाँ पर हुई थी। इसलिए क्या हुआ कि अक्रिय गैसों के लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग से वर्ग जोड़ दिया। आगे चलते हैं। फिर समस्थानिक संभारिक का जो दोष था वह भी क्या हुआ, परमाणु क्रमांक के आधार पर जब इन्होंने रखा, समस्थानिक और संभारिक का दोष भी क्या हुआ, स्वतः ही दूर हो गया। फिर आपका है दोष क्या था। दोष हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन का स्थान, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। पूरी आवर्त सारणी, चाहे आपका मेंडलीव का हो, चाहे आपका मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी हो, या मोजले की आवर्त सारणी कह लीजिए, चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसके वैज्ञानिक थे राग बर्नर और बरी।
राग बर्नर और बरियाचाय थे तीनों वैज्ञानिक मिलकर के दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाए थे, जो कि क्या था, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रारूप ही है, बस थोड़ा सा संशोधन मात्र है। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि मतलब हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, और इसके बाद क्या किया कि नीचे दो अलग से आवर्त इन्होंने बनाया, एक को नाम दिया लैंथेनाइड, दूसरे को नाम दिया एक्टिनाइड। इन्होंने क्या किया, इन दो वर्गों को अलग से बनाया, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो पूरी आवर्त सारणी बस आपकी इतनी है, इतने से ही आपका क्वेश्चन उठाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।